अगला विषय है हमारा त्वरण एवं मंदन। तो हमने अभी तक वेग के बारे में बात किया था, अब हम त्वरण और मंदन के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन ए बिंदु से बी तक जाने के लिए निकलती है, ए स्टेशन से बी स्टेशन पे। ए स्टेशन पे वो किस अवस्था में होगी? स्थिर अवस्था में। और थोड़े देर बाद जब वो चलेगी तो ट्रेन, आप देखे होंगे कि वो ट्रेन धीरे धीरे क्या होगी? आगे बढ़ना चालू करेगी। ठीक है। अब ये ट्रेन जब आगे बढ़ रही है तो इस वेग क्या हो रही है? पहले वेग कितनी थी यहाँ पर? 0। अब यह वेग जो है ये धीरे धीरे इसकी वेग क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, स्पीड बढ़ेगी। और जब वेग में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे जाकर वो अपने एक स्पीड पर पहुंच जाएगी। मान लीजिए कि इसका स्पीड यहाँ पर पहुंच गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अब ये आगे और इसी स्पीड से अब चल रही है। जब उसे बी स्टेशन के वो समीप पहुंचेगी तो वो फिर अपना स्पीड को धीरे धीरे क्या करेगी? कम करना चालू करेगी। और कम करते करते फिर वापस वो किस पे आ जाएगी? क्योंकि उसको उस स्टेशन पे रुकना है, वो 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस पूरे जर्नी में ए से बी जाने के बीच में ट्रेन कई बार अपनी वेग में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। और इस वेग में परिवर्तन को हम एक नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के हिसाब से, उस पर, इस जर्नी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? त्वरण। तो आगे हम देखते हैं। इसलिए अब यहां पर हम एक स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि एक परिभाषा हम त्वरण का लिख सकते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है। और इसी वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसी वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो हम त्वरण के एक सूत्र बना सकते हैं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन भाग समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो जहां से शुरू हुआ, अब जरूरी नहीं है कि वो 0 से ही शुरू हो, चलते वाले में से भी हम लेस निकाल सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन में दो तरह के वेगों को देखा जाएगा। यहां पर एक वेग होगा जो अंतिम वेग होगा, जहां तक हमको पहुंचना है। और दूसरा जो वेग होगा वो होगा आपको प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और यहां पर क्या आ जाएगा? समय अंतराल। इसके बीच का अंतराल, तो जहां से वो शुरू हुआ है जिस बिंदु से, और जहां पर वो खत्म हो रहा है, उन दोनों के बीच का समय अंतराल। तो यदि हम अंतिम वेग को v माने, छोटा v, और प्रारंभिक वेग को u माने, और समय अंतराल अगर t है, तो त्वरण को अगर a लिखते हैं तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन, अब किसी भी चीज का परिवर्तन हम किस में लेते हैं? समय के अनुसार। तो समय के अनुसार ये त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसकी इकाई की बात करें तो, क्योंकि v मीटर, किस v की यूनिट क्या होती है? वेग है, तो वेग का यूनिट क्या होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं v मीटर पर सेकेंड। और u भी क्योंकि वेग है तो इसमें भी हो जाएगा v u मीटर पर सेकेंड। और समय हम जानते हो किस में होता है? सेकेंड में। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या पहुंच सकते हैं? यहाँ से मीटर पर सेकेंड कॉमन है और नीचे क्या है? सेकेंड। तो इस तरह से हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ms घात ऋण 2। तो त्वरण का इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी इकाई कितनी होती है? ms माइनस 2। तो हम यहां लिख लेते हैं त्वरण की SI मात्रक
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया किसके, वेग में परिवर्तन। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं और उसके बाद हम और आगे त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज याद और चीज रखिए यहाँ पर कि जब कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो वो शून्य से स्टार्ट हो रहा है और यह एंड में खत्म हो रहा है। तो यहां पर एक चीज को याद रखना है कि जब भी ब्रेक लगे, क्या लगे, ब्रेक, ब्रेक लगने का समय हम याद रखेंगे कि अब वहां पर वेलोसिटी, अंतिम वेग वहां पर नहीं होगा। ठीक है, अंतिम वेग वहां पर नहीं होगा, यानी कि v क्या हो जाएगा, 0। और जब हम रेस्ट से यानी कि स्थिर अवस्था से शुरुआत करेंगे तो एक v का वेग, u का वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये दो चीजें को हमको याद रखना है। ब्रेक लगाने के बाद अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो नहीं, अब वो धीरे धीरे कम होगा, इसलिए अंतिम वेग हम वहां क्या मान लेते हैं, 0। और स्थिर अवस्था में जब शुरुआत हो रही है तो प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे, 0, जहां पर u क्या है, प्रारंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक साइकिल को चलाना शुरू करता है एक लड़का। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, एक बालक साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, क्योंकि ब्रेक लगा दिया है। दोनों परिस्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करें। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। अब यहां बात हो रहा है, यहां पर एक लाइन छूटा हुआ है, यहां पर राहुल के बारे में बात हो रहा है कि विरामावस्था से राहुल साइकिल को चलाना शुरू करता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए, अब क्योंकि विरामावस्था लिखा है तो हम इसका हल को किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, अब यहां पर विरामावस्था से चल रहा है, यानी कि हमें पता है कि प्रारंभिक वेग वो कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग शून्य, u क्या हो गया, शून्य, क्योंकि वो कहां से चालू करा है, इनिशियल स्टेट में, यानी कि रेस्ट से, यानी कि वो किस में है, विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जहां तक वो पहुंचा, अंतिम वेग वो पहुंच जा रहा है v 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग में पहुंच गया। और कितने समय लगा ये पहुंचने में, तो t दे दिया हुआ है 30 सेकेंड। अब ये हमारा कैसा हो गया, पहला केस हो गया, केस 1। अब इसमें हम त्वरण निकालना है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, हम जानते हैं त्वरण बराबर v माइनस u बाई टी। तो v कितना है 6, u 0 और t कितना है 30 सेकेंड। यहां से हमको त्वरण निकल जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। ठीक है, ये हो गया किसका, पहला केस में। अब आगे की बात समझते हैं। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगले 5 सेकंड में, पहला 30 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड में। इसका मतलब है कि इस केस में अब प्रारंभिक वेग कितना हो गया, कि अभी 0 से नहीं चल रहा है, वो ऑलरेडी एक स्पीड में है। तो प्रारंभिक वेग किस स्पीड में था, वो इस स्पीड में पहुंचा था। यानी कि अब जो हो जाएगा केस 2 में, स्थिति 2 में, कि u का मान आपको 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वो है क्योंकि ये यहां पर आ गया। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकंड लिखे चाहे ऐसे लिखें, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं v के, क्योंकि v अब ब्रेक लगाया है और ब्रेक लगाने के बाद वो 0 पर नहीं पहुंच के वो कितना पे पहुंच रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी अंतिम वेग कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर कितने समय की बात हो रही है, यहां समय की बात हो रही है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। अब इस प्रकार से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब यहां पर v कितना है 4, u कितना है 6, और ये क्या हो गया हमारे पास समय 5। ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज देखिए यहां पर, इससे हम आगे की परिभाषा तक पहुंच रहे हैं कि त्वरण जो है
अब यहां पर त्वरण तो क्या था, प्लस में, इसे हम क्या बोले, धनात्मक त्वरण। कब, जब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ते क्रम में है। यहां पर स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रहा है, यानी कि त्वरण क्या आ गया, निगेटिव। यानी कि जब भी ब्रेक लगेगा तो त्वरण किधर जाने लगेगा, निगेटिव तरफ चला जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो गया। अब इस केस में आप एक चीज देखो कि त्वरण जो है वो निगेटिव जो हो जाता है, इसे हम इस प्रकार के त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, या फिर इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो क्लास की शुरुआत में जो मैंने टॉपिक लिखा था, आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा है, रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन एंड यहाँ पर रिटार्डेशन। तो मंदन क्या है, जब वो ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, इसी को मंदन कहा जाता है या फिर ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके लिए हम एक और चीज पहुंच सकते हैं कि जब भी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, मंदन होता है। और जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो वहां पर क्या होता है, आपको त्वरण होता है। तो हम इस चीज को लिख भी सकते हैं, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो जाए किससे, अंतिम वेग से। आप इसके बगल में लिख भी सकते, अंतिम वेग क्या होता है, v, और प्रारंभिक वेग क्या होता है, u। तो यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक वेग अधिक है किससे, अंतिम वेग से, इसे हम कहेंगे मंदन। और दूसरा कंडीशन, जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपको ये u है, ये हो जाता है त्वरण। दोनों एक प्रकार के त्वरण है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक त्वरण। आगे बात करते हैं त्वरण के प्रकार। तो त्वरण की प्रकार की बात करें तो एक प्रकार का त्वरण होता है जिसे हम कहते हैं नियत त्वरण। ठीक है, और दूसरा एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं अनियत त्वरण या एक समान त्वरण। या अनियत त्वरण या फिर इसे कहते हैं परिवर्ती त्वरण। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको समझिए कि यदि मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया वेग और ये हो गया आपको, अरे v हो गया, ये हो गया टाइम। अब देखिए ये बीच वाला डिस्टेंस आता है। अब ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो ये 5 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड हो रहा है, ये 15 सेकेंड। तो हर एक 5 सेकेंड में आप देखिए वेग में जो परिवर्तन है, वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर देखिए कि त्वरण जो है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, इतना ही चेंज हो रहा है, यानी कि 10-10 का अंतर है, यानी 10 स्पीड यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन बराबर है, बराबर यानी कि कहने का मतलब है कि एक समान एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर एक मूवमेंट पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 10 माइनस 0/5, कितना हो गया, 2। यहाँ देख लेते हैं इन दोनों के बीच में 20 माइनस 10/5, कितना हो गया, 2। तो इस हर केस में त्वरण समान है, कितना, 2। ठीक है, आगे देखिए 30 माइनस 20/5, ये भी कितना हो गया, 2। तो हर केस में आप देखिए त्वरण कितना आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब है
इस समान समांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या कह रहा है कि लेकिन समय अंतराल हमेशा एक समान लिए, अलग अलग लेंगे तो नहीं आएगा। समान अंतराल में यानी समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन, समान समांतराल में वस्तु के वेग या वेग, यहां लिख सकते हैं वस्तु का वेग, ठीक है, समान वस्तु का वेग कैसा रहे? वेग में समान परिवर्तन, तो उस त्वरण को, उस वेग परिवर्तन को क्या कहेंगे? नियत या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी को यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, नियत त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नियत त्वरण। आगे देखते हैं। अब आ रहा है, किसकी बात करें? प्रतिवर्ती। अब समझ में आ गया होगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए, इस तरह से कुछ ग्राफ मान लीजिए आता है, किसका? V और T का। अब इन दोनों के बीच में कुछ टाइम होगा, यहाँ पर कम टाइम हो रहा है। अब देखिए 5-5 का सेकेंड लेते हैं, 5 5 5। अब यहाँ पर देखिए कि 10, सॉरी यहाँ 5, ये 10 और ये 15। ठीक है, तो 5, 10 और 15 ये क्या है? समय अंतराल है। तो इस समय अंतराल में आप एक चीज देखिए कि एक बराबर परिवर्तन नहीं आ रहा है, किसमें? वेग में। 5, 10, ये एक बराबर नहीं आ रहा है, कभी ज्यादा वेग में परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ पर जाके देखिए वेग में परिवर्तन बहुत कम हो गया। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग बराबर, जैसा यहाँ बराबर था वैसा बराबर नहीं है, यानी कि वेग का, वस्तु के वेग में क्या आ रहा है? समान परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। तो इस प्रकार के वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती त्वरण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती त्वरण। ठीक है, और दो प्रकार के त्वरण आगे देखते हैं। और दो प्रकार के त्वरण कौन कौन से हैं, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक। ठीक, तो यदि त्वरण हमेशा क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक कब होगा? जब v बड़ा होगा किससे? u से। तो इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। और यदि v छोटा होगा u से, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक या फिर मंदन। ठीक है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब भी ब्रेक लगेगा तो त्वरण क्या हो जाएंगे? ऋण हो जाएंगे, और जब बढ़ते क्रम में जाएंगे तो त्वरण को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो प्रश्न में ध्यान देंगे कि जब ब्रेक लगने के बाद जो त्वरण आता है वो किसा होता है? निगेटिव लेना पड़ता है। तो ये लेना बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार के त्वरण को हम समझ सकते हैं कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक, आगे हम समझेंगे कि कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं, जो ग्राफ से, जैसे हम इसको बात कर रहे थे, इसी प्रकार के ग्राफ को भी देखा जा सकता है। तो विभिन्न वेग में, समय के अनुसार, दूरी के अनुसार, त्वरण के अनुसार, इन सब का एक वेग में ग्राफ के रूप में हम क्या करेंगे? दर्शित करेंगे और देखेंगे कि कैसे ग्राफ बनता है सबके बीच में। एक क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।